हेलो स्टूडेंट्स, अनंत ज्ञान भाई सज्जन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज हम क्लास 11 हिस्ट्री चैप्टर 6 इस चैप्टर में आए जो महत्वपूर्ण शब्द हैं जैसे नाइट्स, फीफ, टीथ आदि शब्दों के जो अर्थ निकल रहे हैं, शाब्दिक अर्थ हैं, वे मैं आपको बताऊंगी और इन शब्दों के जरिए आप इस चैप्टर को भी याद रख सकेंगे। इसके नोट्स भी आपको याद हो जाएंगे और इन शब्दों के जरिए आपके जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, एमसीक्यू के बनते हैं, वो भी आपके याद हो जाएंगे। और इसके जरिए आप बड़े जो प्रश्न हैं उनके उनमें जो कठिन शब्द आए हुए हैं वो याद रख सकेंगे। तो इसमें जो पहले शब्द आए हैं वो नाइट्स। नाइट्स किसे कहते हैं? इसका अर्थ है 9वीं शताब्दी में यूरोप में जो स्थानीय युद्ध प्राय होते रहते थे, तो इसके जो शौकीय आकर्षक जो सैनिक थे इन युद्धों के लिए अति उपयोगी नहीं थे। इसके लिए कुशल घुड़सवारों की आवश्यकता होती थी और इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए एक ऐसे नए वर्ग का उदय हुआ जो कि कुशल अश्वारोही था। इन्हें ही नाइट्स कहा गया। फीफ फीफ का अर्थ है लार्ड, जो कि सामंत होते थे। इनके द्वारा जो नाइट्स को जो कुशल अश्वारोही थे जो सैनिक की भूमिका अदा करते थे, इनको भूमि का एक भाग दिया जाता था जिसे फीप कहा जाता था। नाइट्स लॉर्ड से उसी प्रकार संबंध थे जिस प्रकार राजा से लॉर्ड संबंध था। फीप को उत्तराधिकार में भी प्राप्त किया जाता था। अब फीप कहा जाता था नाइट्स को भूमि का जो एक टुकड़ा दिया जाता था उसे फीप कहा जाता था। टीथ टीथ का अर्थ है चर्च को एक वर्ष के अंतराल में कृषक से उसकी उपज का 10वां भाग प्राप्त करने का अधिकार था, जिसे टीथ कहा जाता था। भिक्षु चर्च के अलावा कुछ विशेष श्रद्धालु ईसाइयों की एक दूसरी तरह की संस्था थी जो चर्च के विपरीत एकांत में जीना पसंद करते थे। उन्हें भिक्षु कहा जाता था। पुरुष भिक्षु को मोंक तथा स्त्री भिक्षुणी को नन कहा जाता था। एबी या मोनेस्ट्री, ये कहा इसका अर्थ है भिक्षुक लोग जो कि धार्मिक समुदायों में रहते थे, जिन्हें एबी या मोनेस्ट्री मठ कहा जाता था। वास्तव में मोनेस्ट्री शब्द ग्रीक भाषा के मोनास शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो अकेला रहता है। फ्रायर 13वीं सदी में भिक्षुओं के कुछ समूहों ने मठों में न रहने का निर्णय लिया। वे स्थान स्थान पर घूम घूम कर लोगों को उपदेश देते थे और दान से अपनी जीविका पालन करने लगे। ऐसे लोग फ्रायर कहलाए। सर्फ या दास कर सकते सर्फ फ्रांस में कृषि दासों को सर्फ कहा जाता था। सामंतवाद का अर्थ है सामंतवाद शब्द का प्रयोग मध्यकालीन यूरोप के आर्थिक, विधिक, राजनीतिक और सामाजिक संबंधों का वर्णन करने के लिए किया जाता था। इस शब्द की उत्पत्ति जर्मन शब्द फ्यूड से हुई है जिसका अर्थ है एक भूमि का टुकड़ा। वास्तव में सामंतवाद एक प्रणाली है जिसमें देश की भूमि और प्रशासनिक व्यवस्था प्रत्यक्षतः राजा के हाथों में न होकर बड़े बड़े जमींदारों के हाथों में होती है, जिन्हें सामंत कहा जाता है। मध्यकालीन युग शब्द 5वीं और 15वीं शताब्दी के मध्य के यूरोपीय इतिहास को इंगित करता है। गोल यह रोमन साम्राज्य का एक प्रांत था जिसमें 2 विस्तृत तट रेखाएं, पर्वत श्रेणियां, लंबी नदियां, वन और कृषि करने के लिए उपयुक्त विस्तृत मैदान था। वर्तमान में इसे फ्रांस नामक देश के रूप में जाना जाता है। प्रदेश पंकिस अथवा फ्रांस के ईसाई राजाओं द्वारा शासित राज्य था। आज यह एक गणतंत्रीय देश है। 3 वर्ग फ्रांसीसी ईसाई पादरी इस अवधारणा में विश्वास करते थे कि प्रत्येक व्यक्ति कार्य के आधार पर 3 वर्गों में से किसी एक का सदस्य होता है। इस प्रकार फ्रांस का समाज 3 वर्गों में विभक्त हो गया और ये 3 वर्ग थे। प्रथम वर्ग था पादरी वर्ग, दूसरा था अभिजात वर्ग और तृतीय वर्ग था कृषक वर्ग। स्वामी, इसे सेन्योर भी कहते हैं। फ्रांस में बड़े भूस्वामी और अभिजात वर्ग राजा के अधीन होते थे, जबकि कृषक भूस्वामियों के अधीन। अभिजात वर्ग राजा को अपना स्वामी या सेन्योर मान लेता था। सामंती सेना फ्रांसीसी समाज में अभिजात वर्ग को एक विशेष स्थान था। उसका अपनी संपत्ति पर स्थायी रूप से नियंत्रण होता था। वे अपनी सेना रखते थे जिसे ही सामंती सेना कहा जाता था। मैनर फ्रांस में लॉर्ड का घर मैनर कहलाता था। मैनर अर्थात सामंत, जो सामंतों के घर जो होते थे उन्हें मैनर कहा जाता था। लॉर्ड लॉर्ड शब्द का अर्थ होता है रोटी देने वाला। यह सेन्योर या अभिजात वर्ग का ही एक भाग था जो दास की रक्षा करता था और बदले में वह लॉर्ड के प्रति निष्ठावान रहता था। श्रम अधिशेष कृषकों के परिवारों को लॉर्ड की जागीरों पर जाकर कार्य करने हेतु सप्ताह के 3 या उससे अधिक दिन निश्चित करने पड़ते थे। इस श्रम से होने वाला उत्पादन श्रम अधिशेष कहलाता था। टेली
यह एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर था जिसे राजा कृषकों पर कभी कभी लगाते थे। पादरी और अभिजात वर्ग इस कर से मुक्त थे। एंजिलैंड 6ठी सदी के मध्य यूरोप से एंजिल और सेक्शन इंग्लैंड में आकर बस गए। यह भूमि एंजिलैंड कहलाने लगी। इंग्लैंड देश का नाम इसी एंजिलैंड का रूपांतरण है। कैथीड्रल चर्च 12वीं शताब्दी में अमीर व्यापारियों के लिए चर्चों को दान देना अपने धन को व्यय करने का एक तरीका था। इसके परिणाम स्वरूप फ्रांस में बड़े बड़े चर्चों का निर्माण होने लगा, जिनकी घंटी की आवाज दूर दूर तक और प्रत्येक जगह स्पष्ट सुनी जाती थी। इन्हें ही कैथीड्रल चर्च कहते थे। नए शासक 15वीं और 16वीं सदी में यूरोपीय शासकों ने अपनी सैनिक और वित्तीय शक्ति को बढ़ाया। यह परिवर्तन आर्थिक परिवर्तन के समान ही महत्वपूर्ण था। इसके उपरांत इन शक्तिशाली राजाओं को नए शासक का नाम दिया गया। मार्क ब्लॉक सामंतवाद पर सर्वप्रथम कार्य करने वाला फ्रांसीसी विद्वान। इन्होंने भूगोल के महत्व द्वारा मानव इतिहास के निर्माण पर बल दिया है। एलिजाबेथ प्रथम 16वीं शताब्दी में इंग्लैंड की रानी विलियम प्रथम की उत्तराधिकारी। लुई 11वां जो फ्रांस का निरंकुश शासक था, और मैक्स मिलन ऑस्ट्रिया का निरंकुश शासक, और हेनरी सप्तम इंग्लैंड का निरंकुश शासक। चार्ल्स प्रथम जो इंग्लैंड का राजा था, जिसने 1629 से 40 की अवधि में पार्लियामेंट को बिना बुलाए ही शासन किया, जिसे बाद में मृत्युदंड दिया गया। इस प्रकार ये जो आपके चैप्टर में जो महत्वपूर्ण शब्द आए थे उनके जो शाब्दिक अर्थ हैं वे इस प्रकार हैं। और इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर है वो अगली क्लास में पढ़ाऊंगी। तब तक के लिए अलविदा।